हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम आज करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1907 का विद्रोह के कारण और प्रभाव के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर जो है 1907 के विद्रोह की क्या भूमिका थी उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आगे किसान के आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे। देखा जाए तो अंग्रेज शासन के भारतीय जमीन संबंधी ढांचों पर दूरगामी और विरोध प्रभाव पड़े। देखा जाए तो अंग्रेजी शासन का भारतीय जमीन संबंधी ढांचों पर दूरगामी और विद्रोही प्रभाव देखने को मिला। इन प्रशासनिक प्रणाली के अनुसार प्राचीन जमीन तथा जो है प्रथा समाप्त कर दी गई। देखा जाए तो इसके अनुसार नई प्रशासनिक प्रणाली के अनुसार प्राचीन जमीन प्रथा जो है समाप्त कर दी गई और भूमि के लिए नए अवधि तक जो है मालिकियत के नए कानून बनाए गए, यानी मलकाना अधिकार देने के लिए नए कानून बनाए गए। और इस प्रणाली द्वारा किसान पर जमींदारों, महाजनों और कर इकट्ठा करने वालों तथा जोंक के तरह जो है खून चूसने वाले मध्यस्थ के अत्याचारों अनुमाननीय का जो है अंबर टूट पड़ा। कहते हैं समय बदलता जाता है, वक्त बदलते जाते हैं, लेकिन कहते हैं खून चूसने वाले ये जोंक जो समाज में किसी न किसी रूप में हर समय विद्यमान रहते हैं, जो मध्यस्थ लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको खून चूसते रहते हैं और उन पे सदैव अत्याचार करते रहते हैं, सदैव मनमानी करते रहते हैं और उनके अत्याचारों और मनमानियों का जो है समाज को, सदैव गरीब वर्गों को जो है खून के आंसू गिराते रहते हैं। अंग्रेजी शासन के और साम्राज्य के कुछ दशकों के शासनकाल में ही भारतीय किसान विद्रोह के कगार पर आ पहुंचे, क्योंकि अंग्रेज साम्राज्य की सिंपल सी बात थी, उसका उद्देश्य भारत में कृषि में अपना जो है पैठ बढ़ाना था। क्योंकि देखा जाए तो अंग्रेज भारत के जो है मसालों के लिए ही आकर्षित हुए थे और ये किसान यहाँ पर ही किसानी कर सकते थे। इसे न केवल अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ा, अतुल शहरी स्थानीय पूंजीपतियों का भी ये शिकार होना पड़ा। कहते हैं अंग्रेज ने तो अत्याचार किए, साथ में जो भारतीय पूंजीपति थे उन्होंने जम के जो है भारतीय लोगों का जो है शिकार किया। और ये देखा जाए तो 1907 की कहानी नहीं है, ये कहानी आज आधुनिक युग के भी है, जो हम 21वीं शताब्दी में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के जो है हालात हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी बहुत से फाइनेंस कंपनियां जो है लोगों पर अत्याचार करती है, उनको धमकाती है, डराती है और उन पे जो है हर तरह के प्रताड़ना करती है। और ये यहाँ पर पूंजीपतियों का उसी प्रकार बोलबाला है। कहते हैं उस जगह जमींदार, महाजन और कर इकट्ठा वाले होते थे और आज ये फाइनेंस कंपनियां होती है जो लोगों को, आम गरीबों के खून चूसती रहती है। कहते हैं बहुत से दोस्तों ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही विकट समस्याओं से गुजर चुकी है। हमारा समाज कभी नहीं बदलेगा। हमारा समाज पर पहले भी पूंजीपतियों का शिकार था और आज भी पूंजीपतियों का ही शिकार है। आज देखा जाए तो धन कुछ ही के हाथों में है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप किसानों को भूखमरी और गरीबी के रहकर जीवन बिताना पड़ा। कहते हैं जो अन्नदाता हैं उन्हीं को भूखमरी का शिकार होना पड़ा, जो दूसरे को अन्न पहुंचाते हैं उनको ही गरीबी रहकर जीवन बिताना पड़ा। ये कैसी समस्या है? तो यही हमारी देश की जो है विडंबना है। 19वीं शताब्दी में जागीरदारों की ओर से भड़काए जाने वाले बंधकों को खुली छूट और किरायों में वृद्धि, महाजनों की पैसा देने की घटिया चालें और मालिकों के अत्याचार के कारण इनकी दमन नीति के शिकार हुए किसानों को दर्शन, विद्रोह और आंदोलन शुरू कर दिए। देखा जाए तो महाजनों जो कि पैसे देने की घटिया चालें चलती है और आज के समय जो है फाइनेंस कंपनियां पैसे देने
और लोगों को लोन देने के आड़ में लूटती रहती है। आप भी सोचते होंगे कि मैं भी लोन ले लूं। आज जितने भी गरीब हैं लोन लेके ही कुछ करते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा हो जाता है जब आप लोन को चुका नहीं पाते हो, कुछ किस्तें रह जाती है, तब फाइनेंस कंपनियां आपको जो है लूटने की फिराक में रहती हैं। वो आपके पास आते हैं, वो सामान जो फाइनेंस आपने करवाया होगा वो सामान को उठा के ले जाएंगे। आपने बेशक लिया, आपका 2-4 किस्त रह गए हों, फिर भी वो नहीं मानेंगे। वो आएंगे, लेके चले जाएंगे और आपको कह देंगे कि 2-3 महीने में अगर नहीं आए तो आपका सामान को हम बेच डालेंगे। और ऐसा ही वो करते हैं। बेशक 1-2 दिन आपका लेट हो जाए, पैसा आप लेके जाओ तो वो कहेंगे कि आपका सामान जो है हमने बेच दिया। और समस्या तो तब खड़ी होती है, आप सोचते होंगे कि चलिए कंपनी से हमने लिया था लोन, कंपनी को हम नहीं चुका पाए, कंपनी जो है सामान लेके चला गया, बात यहीं तक ख़त्म हो गई। आप ऐसा ही सोचते होंगे कि भाई हम नहीं चुकाएंगे, आएगा कंपनी अपना सामान लेके चली जाएगी, आप यहीं तक सीमित हो। लेकिन समस्या तब खड़ी होगी जब 5 साल या 4 साल के बाद आपको कंपनी की तरफ से मैसेज आएंगे, कंपनी की तरफ से लेटर आएंगे कि हमने जो आपको सामान दिया था, जो हम यहाँ से उठा के ले गए थे, वो सामान को हमने बेचा, लेकिन हमने उसको जो है 1 रुपया के रेट पे बेच दिया और हमें इससे बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। आपने जो सामान खरीदा था अब उसका किस्त आप चुकाइए, क्योंकि आपके सामान बेच के हमें कोई मुनाफा नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने साल पहले उन्होंने सामान बेच दिया और आज वो उसी पैसे को मांग रहे हैं, ये कहाँ की जो है बुद्धिमानी है। तो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण जगह जिस पे आज भारत के लोग विश्वास करते हैं, अदालत। अदालत आपको हाई कोर्ट की धमकी देंगे कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे इसके लिए कि आपको सामान बेच के हमें घाटा हुआ है, आप सारे पैसा दोबारा चुकाइए हमें, और नहीं तो आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा। एनओसी का मतलब होता है दोस्तों कि आप ज़िंदगी में कभी लोन नहीं ले सकेंगे जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा, और आपको मजबूरन कर किया जाएगा कि एनओसी आप लीजिए, एनओसी लीजिए, हमें जो है 1-1.5 लाख रुपया दीजिए, तभी आपको हम एनओसी देंगे, तभी हम एनओसी देंगे, नहीं तो आपको जीवन में ना तो आप लोन ले सकते हो, नहीं आपके बच्चे ले सकते हैं। अब देखिए ये फाइनेंस कंपनियां लूट रही है तो क्या कर रही है। कहते हैं महाजनों की पैसा देने घटिया चाल यहाँ पर सफल हुई और यहाँ पर फाइनेंस कंपनियों की अत्याचार सफल हुई। और सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं हमारा देश डेमोक्रेसी है और हम कहते हैं कि यहाँ पर उच्च न्यायालय की सम्मान है, बहुत ही प्रतिष्ठा है, लेकिन ये लोग धमकी देते हैं उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में आपका चार्ज दायर करेंगे, आपसे हमने जो साइन करवाया था उसमें आपके हमने मृत्यु का भी साइन करवा लिया था। यानी जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो आपको पता ही होगा कि ये फाइनेंस कंपनियां 50,000 के जो होते हैं, इतने सारे 50 क्या मैं बोलूं, इतने सारे पेज आपको पकड़ाएंगे साइन करने के लिए कि आप पढ़ भी नहीं सकोगे, और आपको उस पर जो है आपका डेथ सर्टिफिकेट पे भी वो साइन करवा लेते हैं, और बाद में कहते हैं हम तो यही हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम दायर करेंगे और आपकी जो है घर तक भी बेचवा डालेंगे। दोस्तों ये कैसा नाइंसाफ़ी है कि सामान भी आप ले गए, डाउन पेमेंट भी आप लिए, इवन कि कुछ सालों तक किस्त भी चुकवाए, और जब सामान ले गए तब आप क्या एनओसी के नाम पे लोगों लूट रहे हो। और मैं तो भारत सरकार पे मैं दुखी हूँ कि भारत सरकार ने ऐसा अधिकार क्यों दिया। क्या भारत सरकार ने कभी किताब नहीं पढ़ी कि न जाने ऐसे जमींदार महाजनों के कारण उस समय लोग तर्राही मचा रहे थे, रो रहे थे, और आज उन्होंने फाइनेंस कंपनियों को भी ये आज़ादी दे दी। ये कहाँ तक उचित है। मैं तो तब हैरान होता हूँ कि ये बड़े बड़े अफसर लोग, बड़े बड़े लोग, ये BA MA कहते हैं, ये IAS IPS, इन्हीं किताबों को पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब भी वो पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं सब बातों को भूल के सिर्फ अपने जेब गर्म करने के यार में लग जाते हैं। ये कैसी दुनिया है, कैसे हमारा देश का समाज है, और क्यों पढ़ते हैं फिर। इससे अच्छा जो लोग बुरे हैं उनको ही बड़े बना दीजिए। पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, ज्ञान अर्जित करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, और मैं आपको इसलिए बात का अनुसरण करवाया हूँ कि यहाँ पर जो महाजनों पैसा देने की घटिया चालें चलते थे, आज फाइनेंस कंपनियाँ भी वही चाल चल रही है, और आम गरीबों के अत्याचारों के कारण उनकी जो है दमन शिकार होते जा रहे हैं, और ये लोग बहुत तराही मचा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। कहते हैं
उस समय किसानों के प्रदर्शन, विद्रोह, आंदोलन शुरू हो गए। और आज भी इसी बात पे हम लोगों, आम लोगों को जो है फाइनेंस कंपनियों के प्रति आंदोलन करने की ज़रूरत है कि आप कभी भी ऐसे डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाइए जो चोरी छुपे हो, जिसमें 50 पेज का एक बुकलेट हो। करना है साइन तो एक पेज दीजिए जिसमें सारी बातें साफ शब्दों में लिखा हो। कहते हैं चीटी चलने वाली शब्दों में नहीं साइन करवाइए जिसमें लोग पढ़ भी ना सके ना देख सके। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर कहते हैं लूटते अपने ही देश को और अपने देश में राज करते हैं। ये कैसा नाइंसाफ़ी है। देखा जाए तो आगे हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। कहते हैं उचित संगठन और भगवत सचेतना की कमी के कारण ये किसान आंदोलन राजनीतिक प्रतिष्ठा पर कोई विशेष प्रभाव न डाल सका। तो जनरल सी बात है, किसान आंदोलन कैसे यहाँ प्रभाव डालेगा जब बड़े बड़े लोग ही इसमें सम्मिलित नहीं थे। इसका मुख्य कारण यही था कि स्थानीय पीड़ाओं एवं कष्टों के उपज भी तथा स्थानीय सीमाओं का सीमित रहे, क्योंकि इनके इतने उत्पीड़न किया गया, इतने कष्ट थे कि इनका आंदोलन सफल नहीं हो सका। बढ़िया पर्याप्त परिणाम पाने के लिए इनकी ऊर्जा को भी सही दिशा प्रदान करने कोई नेता नहीं था, क्योंकि देखा जाए किसान आंदोलन जो कि 1907 का विद्रोह हुआ था उसमें कोई भी बड़ा नेता जो है सम्मिलित नहीं हुआ। जैसे आज मैं जैसे आपको बताया कि फाइनेंस कंपनियां ऐसे करती है, ये सबको पता है, लेकिन इसके प्रति कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। सिर्फ सब जाते हैं, कभी मोबाइल लेने जाते हैं, कभी गाड़ी लेने जाते हैं, कभी कुछ फाइनेंस करवाते हैं, और बाद में जब इनके पास समस्या आती है तो धरे के धरे मुँह इनका खुल जाता है और कहते हैं कोई बात नहीं। अरे जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ये कंपनियां नहीं मानेगी। पहले भी हम लोगों के साथ दुराचार ये महाजन लोग करते थे, ये साहूकार लोग करते थे, जमींदार लोग करते थे, और आज ये फाइनेंस कंपनियां कर रही है। कहते हैं हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आज़ादी की वो हम गुणगान नहीं गा सकते हैं जो हमें गाना चाहिए, क्योंकि आज लुटने वाले अपना जो है शकल रूप बदल लिए हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ किसान आंदोलन जैसे कि किसान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। इसमें संदेह नहीं है। किसान सभा आंदोलन की समस्या हल करने में नाकामयाब रही, फिर भी बहुत से किसान संगठन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस कर रहे थे, क्योंकि बेशक ये सफल नहीं हुआ, लेकिन बहुत से किसान जो थे अपना आवाज़ बुलंद कर रहे थे तथा गरीब और अज्ञान किसानों की सहायता के लिए कमर कसने लग गए थे। बेशक गरीब अज्ञान किसान अपनी लड़ाई को जो है आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसा सबसे पहले किसानी विद्रोह सन जो है 1907 में पंजाब में शुरू हुआ, जिसे 1907 के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर 1907 के किसान विद्रोह के रूप में जाना गया, और इसी पे हम विस्तार पर यहाँ चर्चा भी करेंगे। इसे भारत के इतिहास में, विशेष तौर पर पंजाब प्रांत के इतिहास में मील का पत्थर समझा जाता है, क्योंकि ये आंदोलन जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसकी अपनी ही विशेषता थी, और पहली बार अपनी दयनीय जीवन दशा और निर्मलता आर्थिक स्थिति के लिए सरकार जो है उदासीनता के प्रति दलित किसानों विद्रोह किया, और इसे अंग्रेज सरकार पंजाब की बिगड़ती हुई दशा को देखकर सावधान हो गई तथा किसान को कुछ राहत देने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार भी हो गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है किसानों के विद्रोह के पीछे क्या कारण थे। 1907 के विद्रोह में किसानों को विद्रोह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहते हैं पंजाब के विलय के बाद पहले दशक में पूरे पंजाब में दूर दूर तक शांति, समृद्धि और अमन का बोलबाला रहा। यानी पंजाब के विलय के पहले पूरे पंजाब में शांति, समृद्धि, अमन का बोलबाला रहा। लेकिन पंजाब की दशा सुधारने के लिए सरकार ने नहरों खोदने का योजना बनाई। यह धरती अधिक उपजाऊ हो गई। बंजर भूमि खेती बाड़ी के अंदर शामिल किया गया था, और खेती बाड़ी से उत्पन्न कई गुना बढ़ गया था। यानी यहाँ पर देखें खेती बाड़ी जो है कई गुना बढ़ गई थी। इतना उत्पादन हुआ जिससे न केवल पंजाब की ज़रूरतों को पूरी हुई, अतुल भारत के अन्य राज्यों के देने के लिए भी काफ़ी अनाज उपलब्ध होने लग गया। भूमि की उपजाऊ शक्ति तथा अत्यधिक उत्पादन के कारण ज़मीन की कीमतें बढ़ गई, और इसके फलस्वरूप इन विकसित क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने की उत्सुकता लोगों में और बढ़ने लगी। वास्तव में ज़मीन का मालिक होना सामाजिक स्तर और मान और सम्मान के चिन्ह माना जाने लग गया, क्योंकि कहते हैं पंजाब की ज़मीन इतनी उपजाऊ हो गई कि सभी लोगों को जो है आकर्षित का केंद्र बन गया। परंतु यह आर्थिक समृद्धि और उन्नति बहुत कम समय तक रही। एक बार फिर किसानों को आर्थिक दशा बिगड़ गई। उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए पंजाब से अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यहाँ तक कि विदेश में भी जाना पड़ा।
पंजाब में खेतीबाड़ी श्रेणी के लोगों में बड़े असंतोष के कारण थे। अब देखा जाए तो पंजाब में असंतोष के कारण क्या थे, तो चलिए एक के बाद हम हर एक पॉइंट पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सबसे प्रथम यहाँ समस्या थी गरीबी और बेरोजगारी। कहते सरकार ने किसानों के आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्हें नई कॉलोनियाँ में बसने के लिए कम कीमतों पर ज़मीन दी। सरकार के इस कार्य के पीछे दोहरी नीति थी और ये दोहरी नीति उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक तो नई आवासियों को वहाँ पर लाकर बंजर पड़ी धरती खुशहाल बनाना और दूसरा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना था। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि ज़मीन की कीमतें बढ़ती चली जा रही थी और इन नई कॉलोनियों में ज़मीन खरीदने और मालिक बनने का ललक लोगों को जो है आकर्षित करती जा रही थी। बढ़ती कीमतों ने छोटे किसानों को अपनी ज़मीन बेचने के लिए ललायत कर दिया, क्योंकि ज़मीन जितना कीमत बढ़ रहा था छोटे किसान जो थे अपनी ज़मीन बेचने के लिए लालच में फंस गए और रातों रात अमीर बन गए। लेकिन सबसे अधिक दुखदायक और दर्दनीय परिणाम इसका यह निकला कि किसानों द्वारा लिए गए धन का प्रयोग धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं किया गया। इसे आने वाले समय में भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि हो गई और बहुत बड़ी तादाद में लोग जीविकाविहीन हो गए, यानी जीविका चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहे। इसी के परिणाम स्वरूप देश में गरीबी और बेरोजगारी की ओर बढ़ावा मिला। यानी देखा जाए तो यहाँ पर किसान जो है स्वयं ही लालच में फंसे और तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि लालच बुरी बला है। और आज भी देखिए राजनीतिक नेता जो हैं हर क्षेत्र में लालच की पिटारा जो है आपको भर रहे हैं और हर समय लालच आपको देते ही रहते हैं और आप लोग जो हो लालच के आड़ में हमेशा बढ़े ही रहते हो। कभी पानी की लालच, कभी बिजली की लालच, कभी पेंशन की लालच, कभी आपको हेल्थ कार्ड बनाने की लालच, कभी 5 किलो गेहूं का लालच। अरे भाई कितनी लालच देंगे सरकार सब, और ये सरकार आपसे ही सब कुछ लूटती है। कहते उस समय भी किसान जो थे सरकार की लालच की नीतियों में आ गई और आज भारत के नेता लोग वही अंग्रेज का किया हुआ नीतियों का ही अनुसरण करते हैं और भारत में जो कहते हैं बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज देखिए बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है? आज भी वो वही लालच का अनुसरण आप लोगों को करवा रहे हैं जो पहले करवाते थे अंग्रेज, और आज आपके लोग ही आपको लालच देते हैं और आप भी नहीं समझते हो कि पहले भी लालच खतरनाक थी। और हमने छोटे बच्चों को ये भी पढ़ाया है कि लालच बुरी बला है। लालच करोगे आपका अपना सामान भी आप खो दोगे, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। आप बड़े क्लास में हो, समझिए, कभी भी कोई लालच आपको दे उसको आप जो है तिरस्कार कीजिए, नहीं तो वो लालच आपके ही सर के टेंशन बन सकता है आने वाला समय में। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, महाजनों द्वारा शोषण। सबसे बड़ी बात थी महाजनों द्वारा शोषण। किसानों को अपनी दैनिक जरूरत जैसे बीज और पशुधन के लिए पैसों की जरूरत होती थी और उन्हें महाजनों से धन लेने के लिए उनका जो है मंद होना पड़ता था। जैसे कि आज फाइनेंस कंपनियों से आप लोगों को लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उधर महाजनों ने भी किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया और इस तरफ आधुनिक युग में फाइनेंस कंपनी भी जो है आम गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। अधिक से अधिक ब्याज दरों पर धन देने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि अपना कर्ज चुकाने के लिए किसानों को जो है साहूकारों को, महाजनों को ज़मीन मजबूरवश बेचनी पड़ी। जैसे आप लोगों को भी फाइनेंस कंपनियां क्या करती है, आपको लोन देती है और बाद में एनओसी के नाम पे आपको जो है ज़बरदस्ती आपसे जो है आपके सारे पैसों को लूट लेती है। वैसा ही वहाँ पर ज़मीन वालों के साथ भी हुआ। इस प्रकार आप साहूकारों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि साहूकार देखिए आज फाइनेंस कंपनियों की संख्या कितनी बढ़ी हुई है और उस समय साहूकारों की संख्या कितनी अधिक बढ़ गई, क्योंकि उनको पता लग गया था कि साहूकारी करने में ही फ़ायदा है। और आज देखिए कितने लोन वाले कंपनियां हैं, आपको आए दिन प्रतिदिन फ़ोन पे जो है 2-4 लोन वाले के तो फ़ोन आ ही जाता है, क्योंकि उनको पता है कि आज भारत के देश के जो नागरिक हैं आज भी वो सुधरे नहीं हैं और उनको फंसाइए और अपनी जो है रोटी सेकिए। यही आज जो है फाइनेंस कंपनियां कर रही है, उस समय साहूकार करती थी। आज देखिए यहाँ पर फाइनेंस कंपनियों की इतनी संख्या बढ़ गई है, बैंक के इतने फ़ोन आप लोग करते हैं लोन लेने के लिए कि मत पूछिए। कहते मुझे ही 10 कॉल आ जाते हैं दिन में, ये तो बहुत बड़ी बात है।
और ये सिर्फ फंसाने के लिए होता है आपको। उस समय साहूकार भी आम गरीबों को फंसाते थे, क्योंकि पैसे उधार देने के व्यवसाय बहुत ही आकर्षक बन गया था उस समय। और आज के समय फाइनेंस कंपनियों को जो है ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज हर कोई फाइनेंस कंपनी से जुड़ना चाहता है और अपना फाइनेंस कंपनियां खोलना चाहता है। कभी गोल्ड लोन पे, कभी घर लोन पे, कभी एजुकेशन लोन पे, कभी मोबाइल लोन पे, कभी गाड़ी लोन पे। यहाँ पर लोन की कमी नहीं है। उसी प्रकार उस समय उधार लेने के लिए जो है पैसों को लोगों को लूटना, ये सब के सब जो है साहूकारों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। उसका परिणाम यह निकला कि किसानों को दम पर अब साहूकार और भी अमीर हो गए। और आज फाइनेंस कंपनियां देखिए कितने करोड़पति बने हुए हैं, कितने जो हैं आपको बहुपति सब बने हुए हैं, कितने लोग जो हैं आज बढ़ चुके हैं ये सब काम करते हुए। और वहाँ पर साहूकार भी जो है अमीर हो गए, किसान अति नीच दर्जे की गरीबी में फंस गए। और देखिए गरीब तो गरीबी होता है, कहते हैं आप जिस गरीबी में हो उससे भी गरीब दशा में चले जाओगे जब इन फाइनेंस कंपनियों की आड़ में आओगे। उसके पश्चात देखें सामाजिक बुराइयों के शिकार। जब पंजाब खुशहाली के दौर से गुजर रहा था तो किसानों में बहुत सी सामाजिक बुराइयां घुस गई थी, जिन्होंने उनके जीवन को नरकीय बना दिया। किसान जुए, शराब, नशे की गंदी आदतें के शिकार हो गए तथा कुरीतियों पर जो है धनाधूड़ जो है पैसा बर्बाद करने लग गए। यानी कुरीतियाँ थी उन पे जो है वो धनाधूड़ पैसों का जो है बर्बादी करने लगे, जबकि इन धनों का प्रयोग आड़े वक्त में किया जा सकता था। यानी जब बुरे वक्त होते हैं तब जाके ये पैसों का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन ये लोग नहीं समझे। इसके अतिरिक्त किसानों में शादियों, जन्म दिवसों और मृतकों के क्रियाकलाप में खूब धन लुटाया जाता था, जिनके कारण ये जो है सामाजिक बुराइयों में फंसते ही चले जा रहे थे। उसके पश्चात अगले पॉइंट पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो अनावश्यक जो है मुकदमेबाजी। देखिए आज के समय अनावश्यक मुकदमेबाजी ये सबसे बड़ी समस्या बढ़ गई। पंजाब किसानों अपना बहुत सारा धन बेकार की जो मुकदमेबाजी में भी बर्बाद किया। जैसे आज के समय फाइनेंस कंपनियां ये धमकी देती है कि आपको हम अदालत में ले जाएंगे, आपको न्याय के अंतर्गत, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था। सेम देखिए मैं दोनों को इसलिए एनालाइज कर रहा हूँ कि जो उस समय किसानों की हालत हुई वही आज फाइनेंस कंपनियां भी वही कर रही है। इसलिए मैं आपको आँख खोलना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। यानी देखा जाए तो बहुत सा धन बेकार की मुकदमेबाजी में जो है बर्बाद कर दिया। वो आपस में जो है नहरी पानी का प्रयोग पर अन्य छोटे मोटे झगड़ों पर मुकदमे में पैसा खूब बहाते थे। और आज जो छोटी मोटी देखिए आपने लोन लेते हो, आप तो कभी नहीं सोचोगे कि जो है फाइनेंस कंपनियां हैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा, आपको ही जो है न्यायालय में ले जाएगा। आप सोचोगे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन शायद आपको नहीं पता है जो डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाते हैं उसमें एक पेज ऐसा भी होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर फाइनेंस कंपनियों को कोई नुकसान होता है तो आप उसकी भरपाई करिएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो मैं न्याय प्रणाली पे भी उठाता हूँ कि जब उन्होंने कोई सामान अगर बेचते हैं, आपस ले जाके कोई बेचते हैं, तो क्या उस सामान की कीमत उपभोक्ता को बताते हैं कि हमने इतना में बेच लिया? क्या 5 साल के बाद उनको याद आती है कि मुझे घटा हुआ है, मुझे तो पैसा वसूलना है एनओसी के नाम पे? तो न्याय प्रणाली भी यहाँ पर देखिए किस कदर का है। आज आधुनिक युग है, लोगों की समझ बढ़ गई है, लेकिन न्याय प्रणाली कैसी है कि 5 साल के बाद उनको याद आता है कि जो सामान हमने बेचा था उसमें हमें नुकसान हो गया है। और देखा जाए उपभोक्ता के पूछने पर कि आप 5 साल के बाद क्यों कर रहे हैं, तो वो जवाब देते हम कभी भी कर सकते हैं, आपने डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है। जो आपको 40-50 पेज के डॉक्यूमेंट दिए थे साइन करने के लिए, और जब साइन कीजिएगा तो ये कहेंगे सर साइन कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं, अगला कस्टमर वहाँ बाकी है, बैठा हुआ है, हम उसे डील करना, जल्दी साइन कीजिए तभी आपको होगा। और आप साइन करते चले जाओगे। पढ़ा लिखा लोग भी उस समय बेवकूफ़ बन जाते हैं। अरे भाई 1 पेज का डॉक्यूमेंट हो तो ना लोग ढंग से पढ़ ले कि क्या क्या उनकी फितरत उसमें लिखी गई है। 50 पेज पूरा बुकलेट आम नहीं होती है, और ये आपसे साथ भी हो सकता है। इसलिए त्रिपान चंद्र का जरना सा उद्देश्य है कि हर लोग जागरूक बने, समझदार बने। जो पुराने समय में गलतियां की गई आज उस गलतियों को न दोहराएं और भारत के दोबारा जो है गुलामी की जंजीरों में न जकड़े। आज भारत बेशक ही गुलाम नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि इन फाइनेंस कंपनियां और जो विदेशी आ रहे हैं भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां, उसका गुलाम आप जरूर बन चुके हो।
आज आपको घर का खाना पसंद नहीं आता है, आपको बाहर से बनाया हुआ मैकडॉनल्ड और नूडो, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ आती है जिसको मुझे नाम तक भी पता नहीं है। ऐसी चीज़ों का आप आदी हो चुके हो। और ये सारे कंपनियां भारत की नहीं है, भारत के घरों में नहीं बनती है, ये सब के सब विदेशी कंपनियां हैं और ये विदेश से हमारे भारत में अपना जो है गढ़ कर चुकी हैं। तो ये देखिए कहाँ पर समस्या खड़ी हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये लोग जो है बर्बाद करते थे, बेशकली बहुत से पैसे जो है न्याय प्रणालियों में बर्बाद करते थे, न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाते थे और अपने मसले निपटाने के लिए वकीलों को खूब पैसा लुटाते थे, जबकि बहुत से झगड़े आपसी बातचीत द्वारा भी सुलझाया जा सकता है। अब देखिए आज भी तो ऐसे ही प्रावधान है, ऐसे ही है। आज हम तृतीय विश्व युद्ध में आ गए हैं और यहाँ पर जो है लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करके जो है मसलों को नहीं सुलझा रहे हैं। आज गोला बारूद का जो है उनको जोश चढ़ा हुआ है। गोला बारूद में पता नहीं उनकी कौन सी जो आन छुपी हुई है, जो आम लोगों की ज़िंदगी को जो है नष्ट कर रहे हैं। आपस में बैठ के झगड़ों की बातचीत सुलझाते नहीं है। आज गोली और बारूद की बात करते हैं ये लोग, और गोली और बारूद जो है एक आम इंसानों पर छोड़ रहे हैं, आम जीव जंतु पर छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे देशद्रोहियों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखें तो मुकदमा माजी पर किए गए खर्च ने धन, समय और शक्ति तीनों की बर्बादी होती थी, इससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकले थे। आगे देखें ज़मीन का छोटा छोटा टुकड़ा में बंटना, ये भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी कि ज़मीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। समय की चाल के साथ ज़मीन पर दबाव कई गुना बढ़ गया, क्योंकि परिवार में प्रौढ़ सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जा गई थी और इसका परिणाम यह निकला कि ज़मीन का बंटवारा होने लगा तथा ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाने लगा, जो आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं थे। और इतना ही नहीं, ज़मीन जायदाद के बंटवारों पर झगड़े शुरू हो गए, जो आज भी होते हैं, और इससे भी किसानों में गरीबी बढ़ती ही चली गई। आगे अगर बात करें हम कीमतों में वृद्धि, कहते हैं कीमतों में वृद्धि होना स्टार्ट हो गई। जैसे आज के समय में देखिए कीमत में कितनी बढ़ोतरी हो गई। किसानों गरीबी में वृद्धि होने का एक और घटक कीमतों में वृद्धि होना भी था, क्योंकि दिन प्रतिदिन कीमतों में वृद्धि होती चली जा रही थी। सन 1900 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक सभी चीज़ों में दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते रहे और आर्थिक साधनों को भी युद्ध में लगा दिया गया, जिससे हालात और भी बिगड़ते चले गए। किसान तो पहले ही कर्ज में फंसे हुए थे और भी कुछ वह पैदा करते थे साहूकारों के जेब में चला जाता। जैसे आज आम गरीब कमा के लाता है और ये जो फाइनेंस कंपनियां वाले होते हैं जो है अपनी रौब दमा के, अपनी जो है दादागिरी दिखा के जो है जेब से भी पैसा निकालने की हर फिरात में होते हैं एनओसी के नाम पे। किसानों को न तो अपनी उपज के भंडार की सुविधा उपलब्ध थी और न ही अपने निजी आर्थिक कार्यों के जो है पूरा करने के लिए उचित आर्थिक साधन थे। उन्हें अपने उत्पादों को साहूकारों को कम कीमत पर जो है बेचना पड़ता था, परंतु उच्च दरों अन्य उत्पादों को खरीदना पड़ता था। देखिए अपनी सामानों को ये लोग जो है कम कीमत पर बेचते थे और वही चीज़ बाज़ारों में जो है उच्च दर पर उनको खरीदना पड़ता था। इस प्रकार आर्थिक स्थिति में असंतुलित पैदा हो गया। और आज भी देखिए भारत में इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है कि आम लोगों की जो है कमर टूटती चली जा रही है। सारे सरकार एक दूसरे पर जो है प्रत्यारोप लगा रही है, तरह तरह के प्रपंडे अपना रही है, लेकिन देश की हालातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ अपनी राजनीति के ये लोग जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पंजाब भूमि अलगवा अधिनियम 1901, यानी पंजाब भूमि अलग गांव अधिनियम। सन 1990 के आरंभ में अंग्रेजी सरकार ने पंजाब के किसानों की खराब आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पंजाब भूमि अलगवाद एक्ट 1901 में पास किया और इस एक्ट के अनुसार कोई भी खेतीबाड़ी को कार्य को न जानने वाले खेतीबाड़ी करने वाले से ज़मीन नहीं खरीद सकता था और 20 साल से अधिक समय के लिए ज़मीन की गिरवी नहीं रखा जा सकता था और खेतीबाड़ी को ज़मीन को कर्ज की अदायगी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। ये अधिनियम उनके किसानों के लिए बनाई गई, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इस अधिनियम ने ज़मीन के अधिकार तो रक्षा की, परंतु यह कर्जों से किसानों को बचाने में सफल न हो सकी और इस अधिनियम का कुल मिलाकर यह प्रभाव पड़ा कि किसानों को राहत देने की बजाय इसे उनकी कठिनाई और दुखों को बढ़ावा दिया। इससे पहले साहूकार किसानों के ज़मीन के एवज में पैसा उधार देते थे, परंतु अब इस एक्ट द्वारा ज़मीन को गिरवी नहीं रखा जा सकता था। साहूकार ने उधार देने की प्रक्रिया और भी कठिन बना दिया।
अब देखिए ये भी बहुत बड़ी समस्या थी कि अब साहूकारों ने भी पैसा देने की जो प्रक्रिया थी उसको आम जनता के लिए और भी कठिन बना दिया। जैसे आम लोग कहते हैं साहूकारों को अपने खेत दे के भी दुखी थे और अब उनसे पैसा ले के भी दुखी हैं। तो कहते हैं हर जो है कहते हैं बड़े बड़े लोगों का यही बात होती है कि चित्त भी उनका होता है, पट भी उनका होता है, उन्हीं की लाठी होती है, उन्हीं की भैंस होती है, और हम लोग सिर्फ एक कहते हैं ना पीसने वाले व्यक्ति होते हैं कि इनके आड़ों में, इनके जो है बातों में हमेशा हम पिसते रहते हैं। तो ऐसी समस्या उस समय 1901 में हुई जब यहाँ पर पंजाब भूमि अलगवाद अधिनियम पास किया गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की मुश्किलें। कहते हैं इंसान तो लूट ही रहे थे, ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं ने भी किसानों कहीं को नहीं छोड़ा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मुश्किलें बड़ा ही उग्र रूप धारण कर गई और इससे अधिकारों के विरुद्ध विस्तृत रोष और प्रतिक्रिया पैदा की। 1905 से 1906 में कपास के कीटों में बर्बाद कर दिया था, यानी 1905 से 6 में कपास को कीटों ने जो है बर्बाद कर दिया और गेहूं की फसल आकस्मिक वर्षा के तबाह हो गई। दोनों फसलों के बीज बड़ी ही उच्च कीमत पर बिक रहे थे। प्रशासन कृषकों वर्गों को भरोसा डमडोल हो गया और प्लग की बीमारी के बहुत अधिक फैल जाने से 1907 में मृत्यु दर जो थी 62.2 प्रति हजार तक पहुंच गई। मानसून की अनुपस्थिति में कीमतें आसमान छू रही थी और पंजाब में अनाज की मांग सदैव से कहीं अधिक ऊंचा हो गया। पंजाब के किसानों के बढ़ रही बेचैनी में 1907 में कृषक आंदोलन के रूप में उफान आ गया और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने खुद के मकसदों के लिए रोष के इस लहर के भुनने की कोशिश में जुट गए। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर नेता अपने खुद के मकसदों के लिए रोष की इस लहर को भुनाने की कोशिश में जुट गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन कारणों से देखा जाए तो किसान आंदोलन जो है अपनी चरम सीमा पे आई और यही कारण था जिसके कारण किसान आंदोलन 1907 में शुरू की गई। आगे जो हमारे समक्ष आएगा 1907 के कॉलोनाइजेशन बिल द्वारा निभाई भूमिका, तो वो टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन से नहीं जाना चाहिए क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतना जो है आपके लिए तिरपान सेंटर नए नए वीडियो लाएगा और आपको लाभान्वित करेगा। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो शायद प्राप्त भी नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों जितना हो सके शेयर करने की भावना मन में बरकरार रखना, ठीक है। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात है सब्सक्राइब करके अपने बारे में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव नहीं कीजिएगा तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और क्या पता आपके लिए गए सब्जेक्ट का ही वीडियो हो और आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।